नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है। नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना की वजह से जान चली गई है। 59 साल के यशवंत पाल इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था और वहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए थे। कंटेनमेंट एरिया अंबर कॉलोनी में उनकी ड्यूटी लगी थी और यहां वे कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए और उसके बाद उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उनकी जान चली गई। तो ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में एक और थाना प्रभारी की कोरोना से लड़ाई के दौरान मौत हुई है। इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? बहुत ही दुखद खबर कल सुबह मिली है। तकरीबन 5:45 बजे के आसपास ये डॉक्टरों ने बताया कि 5:45 बजे उन्होंने टीआई है जो यशवंत पाल, उन्होंने आखिरी सांस ली है। वो जो इंदौर के अरविंदो अस्पताल में पिछले 12 दिनों से अरविंदो में भर्ती थे और इससे पहले वो उज्जैन में तकरीबन 4 दिन यहाँ पर भर्ती रहे। उज्जैन के अंबर कॉलोनी में एक कोरोना संक्रमित पाया गया था और वहीं पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान शायद वे संक्रमित हुए और उसके बाद आज उनकी मौत की दुखद खबर आई है। जी दीपेश। बिल्कुल। लेकिन अब क्या बताया जा रहा है, जिस एरिया में ड्यूटी लगी थी किस तरह से, अब कैसे ये संक्रमित हो गए? क्या जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, क्या जो सुरक्षा मापदंड होने चाहिए थे, वो तमाम नहीं दिलवाए गए थे? उस तमाम को उन सबको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल दिपेश, देखिए उज्जैन में ही जो अंबर कॉलोनी है और यहाँ पर एक मौत हुई थी जिनका नाम था संतोष वर्मा नामक युवक की मौत हुई थी और वो उनकी एक ट्रेवल हिस्ट्री भी थी। इस दौरान वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी यहीं पर इसी एरिया में इनकी जो है टीआई यशवंत पाल है, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी और संभवतः डॉक्टर का ये कहना था कि इस दौरान ही संभवतः ये यहाँ पर संक्रमित हुए और उसके बाद इन्हें उज्जैन के अस्पताल में रखा गया था। दूसरी बात ये भी कि इस दौरान जो है टीआई के कई जो थाने पे भी इन लोगों ने कई जगह उनकी ड्यूटी थी। अब उसको लेकर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और वो भी कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1503 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। लगभग 79 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 148 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर पे 915 पॉजिटिव केस मिले हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो उज्जैन में 28 पॉजिटिव केस हैं, 6 लोगों की जान जा चुकी है, 3 स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें 6 स्वस्थ हुए हैं। वहीं भोपाल में 241 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, 8 की मौत हो चुकी है, 34 स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बात ग्वालियर की जाए तो 7 पॉजिटिव केस हैं, 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस हैं, 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव में से 3 मरीजों की जान जा चुकी है और 3 स्वस्थ हुए हैं। बात छिंदवाड़ा की करें तो यहां पर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज में से 1 की जान चली गई है। बड़वानी में 24 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, विदिशा में 13 पॉजिटिव केस हैं, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस, होशंगाबाद में 25 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, श्योपुर में 4 पॉजिटिव केस, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इंदौर का और क्या ताजा हाल अभी? बिल्कुल, देखिए इंदौर में जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 900 के पार पहुंच गया है और 4 डिजिट की ओर बढ़ रहा है। 915 अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तो जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, यानी कि हालात बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं और जो पुलिस और प्रशासन और जिला प्रशासन है वो भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रही है। कंटेनमेंट जो एरिया है वहाँ पर जो सर्वे का काम था वो पूरा हो गया है। अब दूसरे हिस्से हैं जो शहर के, वहाँ पर स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। 1400 से ज़्यादा टीमें स्क्रीनिंग के काम में लगी हुई हैं, घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं। और आज से तो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको भी ड्यूटी में लगा दिया गया है। जो बिल कलेक्टर थे उनको इस स्क्रीनिंग के काम में लगा
दिया है, तो अब बृहद स्तर पर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो संक्रमित हैं वो सामने आए और उनका इलाज किया जा सके। हालांकि जहाँ तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सवाल है, कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें 74 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें से 18 पॉजिटिव आए हैं। उसके पहले भी 34 लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सैंपल लिया गया था और उसमें से भी 7 आए थे। तो 34 एक तरफ 34 रिपोर्ट 38 रिपोर्ट करीब की गई थी जांच, वो दूसरी तरफ 78 रिपोर्ट, मतलब 2 दिन में 38 और 74 2 सैंपलों की जांच की गई थी और इनमें से 18 और 7 25 मरीज सामने आए हैं। तो अभी मरीजों का जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो 4-5 दिन अगले जो 4-5 दिन है वो देखने वाले होंगे। अगर समझा जा सकता है कि उम्मीद यही लगाई जा रखी है कि अब इस तरह से जो आंकड़ा है वो इस गति में ना बढ़े, तो शायद ये सब कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के चलते लंबे जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छोटे मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें बीजेपी से 3 नेता और सिंधिया समर्थक 2 नेता शपथ लेने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर काबू पाने और लॉकडाउन हटने के बाद अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह के अलावा सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के नाम शामिल हैं। मंत्रिमंडल के गठन में सभी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है। दोपहर 12 बजे राजभवन में शपथ समारोह का आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शपथ के 29 दिन बाद उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। तो ये वो नाम हैं जो संभवतः आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एक के बाद एक का अगर नामों का जिक्र किया जाए तो ये 5 वो चेहरे हैं जो अपने आप में शिवराज मंत्रिमंडल के अब सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल रहने वाले हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी, क्या बताया जा रहा है? राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है या फिर जो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं चल रही थी कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ दिलाई जा सकती है, क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल पहले ये खबर निकल कर आ रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन अब खबर इसी बात को लेकर है कि राजभवन में तैयारी कर ली गई है, क्योंकि मिनी कैबिनेट है और इसमें 5 चेहरों को शपथ दिलाई जानी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही राजभवन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। सादा समारोह होगा और मीडिया को भी इस कवरेज के लिए अनुमति नहीं होगी। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जो मिनी कैबिनेट का गठन किया जा रहा है उसमें भी तमाम उन गाइडलाइनों का पालन किया जाए जो केंद्र के द्वारा जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते 28 दिनों से पूरी बागडोर संभाले थे, अब उस कामों में किस तरीके से तेजी लाई जाए, इसको लेकर 5 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ये महत्वपूर्ण महकमा है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार को करना है। फाइनेंस एक दूसरी बड़ी चुनौती है जिसको लेकर भी आज जो मंत्री बनेंगे उनमें इन विभागों का बंटवारा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 3 जो चेहरे हैं वो सीधे बीजेपी से हैं, जबकि 2 सिंधिया खेमे के जो चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। जिन नामों की चर्चा है वो लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन कमल पटेल हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम भी मंत्रिमंडल की सूची में शामिल है। कमल पटेल जी से ही हम बात करेंगे। पटेल जी, एक तो आपको बधाई कि आपका नाम भी मंत्रिमंडल की सूची में आ गया है, लेकिन अभी इस समय कोरोना संक्रमण एक सबसे बड़ा संकट है। इस बीच में मिनी कैबिनेट किस तरीके से काम कर पाएगी, सबसे पहले तो वो बताइए, और क्या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद हो रही है? अभी देखिए, अभी कैबिनेट का गठन तो होने दीजिए, उसके बाद जो भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक बने हैं, ये सब समाज और देश के लिए काम करने के लिए हम लोग, तो जो भी जिम्मेदारी पार्टी और नेतृत्व देगा वो जिम्मेदारी हम सब मिलकर निभाने के लिए तैयार हैं।
कमल जी, एक और बात, क्योंकि आप इससे पहले मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे, राजस्व के भी मंत्री रहे, तो ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग है और इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस की जा रही है वो स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जा रही है। विपक्ष भी लगातार इस बात को उठाता रहा है कि बिना स्वास्थ्य मंत्री के सरकार चल रही है और यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल गया। तो ऐसे में आपका अनुभव काम आ सकता है सरकार के लिए? नहीं, ये आरोप गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो लगातार 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी हैं, मेहनती हैं, 24 घंटे काम करने वाले हैं और उन्होंने बखूबी मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने में, जब से उन्होंने 23 तारीख से शपथ ली है, शायद 1 घंटे के लिए भी नहीं सोए होंगे और पूरा मोर्चा संभाले हुए और उन्हीं के कारण पूरे प्रदेश के अंदर कंट्रोल है। इंदौर में जरूर थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरे विभागों की चिंता की है, पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की चिंता की है और उनकी मेहनत और उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार उनकी मेहनत से, परिश्रम से ही मध्य प्रदेश में भी कंट्रोल है कोरोना। क्योंकि कोरोना कोई मध्य प्रदेश लेवल का नहीं है, देश लेवल का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्वव्यापी। लेकिन इसमें यदि आपको जिम्मेदारी दी जाती है मेडिकल एजुकेशन की या हेल्थ मिनिस्टर की, तो उसमें आपका अनुभव काम आ सकता है? देखिए, हमने ये कहा ना कि हम तो कार्यकर्ता है पार्टी के, पार्टी और पार्टी नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्षमता के साथ और पूरी मेहनत के साथ हम पूरा करेंगे। एक और बात आ रही थी कि जो मिनी कैबिनेट का गठन होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अब खबर इस बात को लेकर है कि राजभवन में ये कार्यक्रम होगा, सादा समारोह में ये पूरा शपथ का कार्यक्रम होगा। देखिए, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय जो तय करेंगे उसके अनुसार होगा। इस बार कोई जश्न भी होगा ऐसे में? क्या आपको लगता है? कोई जश्न नहीं, इस समय हम सबको मिलकर 7.5 करोड़ जनता को मिलकर कोरोना से लड़ना और कोरोना को हराना है। इस प्रदेश से, इस देश से और पूरे विश्व से कोरोना खत्म हो, बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसी के लिए हमारी जिम्मेदारी एकमात्र कि हम कोरोना से किस प्रकार सब मिलकर लड़ें और उस पर विजय प्राप्त करें और जनता को सुरक्षित रखें। कमल जी, एक और सबसे बड़ा सवाल है कि इस कैबिनेट में उन बड़े नेताओं की कहीं अनदेखी निकल कर आ रही है। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं को इस बार मिनी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पा रही है। नहीं, देखिए, अभी तो कैबिनेट का गठन हुआ ही नहीं है। अब कैबिनेट का गठन होगा और जितने लोगों को लेंगे, अगर मान लो 5 लोगों को लेते हैं तो कोई ना कोई 5 कार्यकर्ता ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक में से लिया जाएगा। उसके बाद में फिर विस्तार होगा, फिर लेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जो काम करते हैं वो देश और समाज और के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। बीजेपी में पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं, और कांग्रेस के अंदर देश जाए कहीं, पार्टी जाए कहीं, हमको तो पप्पू ही चाहिए या हमको यही चाहिए। तो इसलिए दोनों में अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम करती है, समाज सेवा और देशभक्ति के लिए काम करती है। और जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है, पार्टी नेतृत्व जो और हमारे मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी देते हैं, उसके अनुसार उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का काम करते हैं। हमारे सभी विधायक और एक टीम के रूप में काम करते हैं। व्यक्ति एक बनता है लेकिन सब मिलकर काम करते हैं और इसलिए कहीं कोई असंतोष नहीं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं, सब मिलकर। अभी तो कोरोना संकट से लड़ना है और इसलिए ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल कमल पटेल जी हैं जिनका कहना है कि पार्टी जो उनको जिम्मेदारी देगी उसको निभाने का वो काम करेंगे और मिनी कैबिनेट की बनाने की जो कवायद है वो इसी के तहत है कि कोरोना संकट से किस तरीके से उभरा जाए और जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं उनको किस तरीके से अलग अलग बांटा जाए ताकि उसको कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि खबर इस बात को लेकर थी कि सिंधिया खेमे के भी जो चेहरे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। 2 चेहरों को जरूर शामिल किया है और जो खबर निकल कर आ रही है कि जो कैबिनेट का गठन होगा उसमें न सिर्फ जातीय संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है बल्कि जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको भी साधने की इस बार कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। रैपिड टेस्ट किट खरीदी में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी से छत्तीसगढ़ किट खरीद रहा है। आईसीएमआर ने जिस कंपनी को अयोग्य घोषित किया है, स्वास्थ्य विभाग ने उसी से किट खरीदने का टेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी बताई जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? एक सवाल ये भी कि क्या जो सस्ती किट का दावा किया जा रहा था वो इसी वजह से कि कंपनी ब्लैकलिस्टेड के और वो सस्ती किट देकर अपने आप को इस पूरे मामले में शुमार करना चाह रही है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी और भी पेच फंसते लगातार जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये शिकायत मुख्यमंत्री निवास तक पहुंची है, 2 दस्तावेज दरअसल कल सामने आए, जिसमें पहले में वो कि ICMR ने जिस तरह से जो सप्लायर कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया था, और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस कंपनी से दवा खरीदी, जिस कंपनी से किट के लिए ऑर्डर किया है, वो दोनों एक ही कंपनी के पाए जाने के बाद बात की शिकायत मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची है। अब गंभीर मामला है, मुख्यमंत्री जरूर इसमें जांच में संज्ञान लेंगे, जांच के लिए इस पर कुछ निर्देश करेंगे या फिर इस पे पूरे मामले पे लोगों की जान से खिलवाड़ न की जाए, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। और शायद यही वजह है कि अब तक जो छत्तीसगढ़ में इसकी एक भी खेप नहीं पहुंची है, सप्लाई टेंडर होने के बाद भी, ऑर्डर करने के बाद भी नहीं पहुंची है, तो संभवतः ये कहा जा रहा है कि इसमें अभी और जांच होगी और जांच के बाद ही आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस कंपनी को ICMR ने बैन किया था या यूं कहे जाए उसको प्रतिबंधित किया था, अयोग्य घोषित किया था, उस कंपनी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने किट की खरीदी की है। अवधेश, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, कहां, किस आपाधापी में हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कोरोना आपदा के बीच यूं तो सरकारी व्यवस्थाओं पर कुछ सवाल भी खड़े हो रखे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सरकारी सिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ लोग 16 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। कोरोना आपदा में लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए शुरू की गई सरकारी हेल्पलाइन नंबर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हेल्पलाइन के काम से जुड़े हुआ कॉल सेंटर को या फिर खाना पहुंचाने वाला सरकारी अमला इस आपदा में लोगों तक पूरी न सकी लेकिन राहत पहुंचा रहा है। कोरोना आपदा के बीच जब हम और आप अपने घर में लॉकडाउन है, तब भी हमारी और आपकी फिक्र करने के लिए कोई 24 घंटे काम कर रहा है। यहाँ पर हम जो कस्टमर के कॉल आते हैं वो कॉल लेते हैं यहाँ पर, और जो कॉल यहाँ पर आते हैं तो उनका नाम, उनका नंबर, उनका पूरा पता लेकर और यहाँ पर हम कंप्लेंट दर्ज करते हैं। 27 लाख लोगों को तुरंत पका हुआ भोजन और राशन वितरण दिया गया हुआ है। जो सेंटर है वो काम कर रहा है। हालांकि मैंने कहा कि कुछ लोगों को कुछ शिकायतें हो भी सकती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं के यहाँ समाधान हो रहे हैं, उन तक मदद पहुँचाई जा रही है, और वो मदद इन लोगों के ज़रिए जो यहाँ तमाम कोरोना आपदा है उसके बीच में यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो समस्याएं हैं लोगों की, उनका कम से कम समाधान किया जा सके और उनकी मदद की जा सके। ऐसे वॉरियर्स के लिए भी हमें कम से कम एक सलाम तो बनता है। कैमरामैन अनिल के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भूपेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में वनोपज का संग्रहण करने वाले आदिवासियों को राहत दी है। आदिवासियों से अब राज्य सरकार की ओर से महुआ फूल को 18 रुपये प्रति किलो के बजाय 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को लगभग 650 करोड़ रुपये संग्रहण के बाद दिया जाएगा। और इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का देहावसान हुआ, जिसके बाद उनके अंतिम संस्कार की ये इस वक्त तस्वीरें, जिन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। तो 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा अब से कुछ देर बाद। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बागडोर स्वयं योगी आदित्यनाथ संभाल रखे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने एक कड़ा निर्णय लिया और वे अपने पिता के इस अंत्येष्टि में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड के CM
इसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं और ये योग गुरु बाबा रामदेव नज़र आ रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये योग गुरु बाबा रामदेव और उत्तराखंड के सीएम भी यहाँ पर मौजूद थे और स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाए और प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में है और उस जिम्मेदारी को वो संभालते हुए वहाँ नहीं पहुँचे हैं। कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़भाड़ भी ना हो और तमाम नियम का जो पालन होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक पत्र भी लिखा और उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ठीक होगा तब वे अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। ज़्यादा ना जरूरत नहीं, बता दें।